हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का 5th चैप्टर पूर्ति की अवधारणा अपन ने स्टार्ट कर दिया था और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने पूर्ति क्या है, पूर्ति के अनुसूची और पूर्ति का वक्र अपन ने समझ लिया था। आज अपन और आगे इसको बढ़ाते हुए देखेंगे कि पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पूर्ति का नियम क्या है, पूर्ति के नियम की मान्यताएं और पूर्ति के नियम की क्रियाशीलताएं। तो एक बार वापस से अपन देख लें पूर्ति क्या है। पूर्ति क्या थी? अन्य बातों के स्थिर रहने पर किसी निश्चित समय अवधि के अंदर निश्चित कीमत के ऊपर कोई विक्रेता जिन वस्तुओं को बेचने के लिए तत्पर रहता है उसे ही वस्तु की पूर्ति कहते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दी है, लेकिन एक बार अपन ने वापस दिमाग में पूर्ति को ले आइए और अपन अब देखते हैं कि इस पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हम 7 कारक देखेंगे। वस्तु स्वयं की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत जिसमें अपने 2 तरह की वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, उत्पादन के साधनों की कीमतें, तकनीकी परिवर्तन, विशेष अवसर, आगतों की गुणवत्ता, आगत मतलब होता है इनपुट, और परिवहन लागतें। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पूर्ति का नियम, पूर्ति के नियम की मान्यताएं एवं पूर्ति के नियम की क्रियाशीलताएं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है बच्चों वस्तु स्वयं की कीमत। हमने पूर्ति का मैंने आपको पूर्ति किसे कहते हैं तभी बताया था कि जब वस्तु स्वयं की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है, अर्थात वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। जबकि अपन ने मांग की अवधारणा में देखा था कि वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति मात्रा में, ये है इसकी सप्लाई मात्रा, उसमें क्या होता है? धनात्मक संबंध होता है। ये हमने पूर्ति अनुसूची में भी देखा था कि यदि कीमत बढ़ती है तो इसकी पूर्ति भी बढ़ जाती है। और यदि हम इसको एक ग्राफ के द्वारा बताना चाहें तो ये हमारा 0x, यहाँ पर ले लो y अक्ष और यहाँ पर कीमत को बढ़ा दीजिए 1, 2, 3, तो यहाँ पर उसकी पूर्ति मात्रा देखिए 10, 20 और 30। तो अपन देखेंगे कि पूर्ति की जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ रही है। और हमारा जो ये एसएस ग्राफ है वो इस तरह का आ रहा था, जबकि हमारा जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला आ रहा था। तो वस्तु स्वयं की कीमत जैसे जैसे बढ़ती है वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। आगे ये भी बताएंगे कि क्यों वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, वो मैं आगे के टॉपिक के अंदर इसको और अच्छे से समझाऊंगी। अभी इसमें अपन को यह समझ लेना है कि जैसे जैसे वस्तु स्वयं की कीमत बढ़ेगी ऐसे ऐसे वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी, अर्थात वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है और वक्र का जो ढाल आता है वो भी धनात्मक आता है। सेकंड अपना टॉपिक है इसका कारक संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु के बारे में बच्चों मैंने आपको पहले के सभी वीडियो में बता दिया है कि संबंधित वस्तुएं 2 तरह की होती है। एक होती है स्थानापन्न वस्तु है, एक होती है पूरक वस्तुएं। अब स्थानापन्न वस्तुएं किसको कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी काम आ जाए उसे स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे चाय के बदले कॉफी काम आ जाए, गुलाब जामुन के बजाय रसगुल्ला काम आ जाए, तो ये क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं। तो स्थानापन्न वस्तु में क्या होता है? यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरे वस्तु की पूर्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है इसको देखिए, समझ लीजिए कि यहाँ पर अपन देखें एक्स वस्तु की जगह अपन ले लो चाय की कीमत, तो यहाँ पर देखो कॉफी की पूर्ति क्यों? अब देखो कि चाय की कीमत बढ़ गई है 2, 3, 4, तो क्या होगा? लोग चाय के बजाय कहाँ चले जाएंगे? कॉफी। तो कॉफी की पूर्ति क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। 20, 15, 10 और 5। अर्थात स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि लोग जिसकी कीमत बढ़ गई उसको ना खरीद करके दूसरी चीज को खरीदेंगे तो स्वाभाविक है उसकी पूर्ति कम हो जाएगी। तो स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत और उसकी पूर्ति जब उसके अंदर जब ग्राफ बनाते हैं तो ऋणात्मक ढाल का आता है। यहाँ पर ले लो आप चाय की कीमत और यहाँ पर ले लो कॉफी की पूर्ति। तो देखिए इसमें कैसा ग्राफ बनेगा? चाय की कीमत को अपन बढ़ा रहे हैं और इसकी यहाँ पर पूर्ति ले लीजिए 10, 15 और 20। तो जब कीमत 1 थी तो कॉफी की पूर्ति 20, फिर इसकी पूर्ति और कम होती गई और फिर इसकी पूर्ति और कम होती गई और इसका जो पूर्ति वक्र है वो कैसा आ गया? ढाल ऋणात्मक आ गया था।
जबकि मांग वक्र में यही स्थानापन्न वस्तु का जो ढाल आया था वो धनात्मक आया था। अब हम देखते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तु कैसी होती है? ऐसी वस्तुएं जो एक के बिना दूसरी अधूरी होती है। तो पूरक वस्तु में क्या होगा, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ी तो दूसरी वस्तु की पूर्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो पूरक वस्तुओं में जो ढाल आता है वो धनात्मक आता है। जैसे अपन यहाँ पर देख लो, जैसे अपन को चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, शक्कर भी चाहिए और चाय पत्ती भी चाहिए। यदि शक्कर की कीमत बढ़ जाएगी तो चाय की पूर्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो कैसे, शक्कर की कीमत ले लो, इधर शक्कर की कीमत, और यहाँ पर अपन ने ले लिया चाय की, चाय मतलब चाय पत्ती की पूर्ति। तो अपन देखेंगे कि जब हम चाय की कीमत को बढ़ा रहे हैं तो अपन ने देखा कि यहाँ पर चाय पत्ती की पूर्ति भी बढ़ गई, 20, 15, 10 और 5। तो इसको अपन ग्राफ के द्वारा भी बता सकते हैं कि किस प्रकार पूरक वस्तुओं की कीमत का एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूरक वस्तु की पूर्ति किस प्रकार प्रभावित होती है, इसको अपन देख सकते हैं। यहाँ पर आप कीमत ले लो, यहाँ पर पूर्ति मात्रा ले लो, और यहाँ पर काय की कीमत ले रहे हैं अपन, चाय शक्कर की कीमत, यहाँ पर अपन ले लेंगे शक्कर की कीमत, और यहाँ पर ले लो चाय पत्ती की पूर्ति। तो देखो कि शक्कर की कीमत बढ़ा दो तो यहाँ पर जैसे इसको 15, 10 और 5 ले लिया, तो इन दोनों के मध्य जो ढाल आ जाएगा वो धनात्मक आ जाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ने पर जब एक वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, कीमत बढ़ने पर पूरक वस्तु की पूर्ति हमेशा बढ़ती है, क्योंकि दोनों ये चीज़ें एक साथ चलती है। इसलिए जो वस्तु पूरक होती है उसमें एक वस्तु की यदि कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है और इसका ढाल धनात्मक होता है, जबकि मांग के नियम में इसका जस्ट अपोजिट हुआ था। अब तीसरी जो अपन बात है वो है उत्पादन के साधनों की कीमतें। तो बच्चों, कोई भी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसके लिए साधन चाहिए, है ना। तो यदि हम जिस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं यदि उसके साधन महंगे मिलेंगे तो स्वाभाविक है वो वस्तु हमारे लिए महंगी पड़ जाएगी। ऐसे में वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी, क्योंकि उत्पादक उसको बनाने के अंदर थोड़ा घबराएगा, क्योंकि उसका लाभ कम हो जाएगा। तो जब उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, अर्थात उन दोनों में विपरीत संबंध होता है और ढाल अपना ऋणात्मक आता है। इसे भी अपन ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो ले लो उत्पादन के साधनों की कीमत, काय की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत, और यहाँ पर उसकी पूर्ति। तो यदि साधनों की कीमतें बढ़ गई, यदि यहाँ पर पहले 1000 में काम होता था, अब 2000 में काम हो रहा है और अब 3000 में काम हो रहा है, तो अपन देखेंगे कि जो वस्तु की पूर्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो पहले 1000 के अंदर जो पूर्ति हो रही थी, समझ लो कि 500 इकाइयाँ बन रही थी, लेकिन अब 2000 के अंदर बनेगी वही इकाइयाँ, और अब 3000 में वही इकाइयाँ बननी चालू होगी। तो अपन यहाँ पर देखेंगे और इसका ढाल आ जाएगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि जब उत्पादन को करने वाले उत्पादन के साधनों की कीमतें बढ़ती है बच्चों, तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है और उसमें ऋणात्मक ढाल आता है। नेक्स्ट अपना चौथा है तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजी। हमने देखा है कि जो चीज़ें बनने में एक समय ऐसा था कि जहाँ बहुत अधिक समय लगता था और बहुत अधिक धन की खर्च होता था, लेकिन क्योंकि अब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारी तकनीक के अंदर परिवर्तन हुआ है, तो जब अच्छी तकनीक आती है, एडवांस तकनीक आती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, तो हमारा जो उत्पादन होता है वो हमेशा बढ़ता है। तो तकनीकी में सुधार से हमेशा वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, तो दोनों में सीधा संबंध होता है। और अपना अगला जो इसका कारक है वो विशेष अवसर। विशेष अवसर अर्थात त्योहार, अरे कोई विशेष पर्व है, शादियां हैं, तो हम देखते हैं कि वस्तु की पूर्ति हमेशा ही बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए साधनों को अधिक लगा देता है और अपने उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। संक्रांति आने पर वस्तु की जब मांग, यहाँ यही एक ऐसा कारक है जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों एक साथ बढ़ते हैं। तो विशेष त्यौहार आने पर, संक्रांति आने पर पतंगों की पूर्ति बढ़ जाती है, दीपावली आने पर पटाखों और मिठाइयों की पूर्ति बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार जो त्यौहार जो चल रहा होता है, या जैसे गणतंत्र दिवस है या स्वाधीनता दिवस है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों की पूर्ति मार्केट में बढ़ जाती है। अब अपन देखेंगे आगतों की गुणवत्ता, इनपुट्स। जितने अच्छे हम इनपुट्स लगाएंगे, जितना अच्छा हमारा कच्चा माल होगा, उतने ही अधिक हमारा उत्पादन होगा और वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। और एक होता है परिवहन लागतें। बच्चों, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। यदि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाएगा तो उत्पादक अधिक उत्पादन को, अपने उत्पादित माल को जहाँ पर उसको पहुँचाना है वहाँ इजीली पहुँचा पाएगा और कम खर्चे में पहुँचा पाएगा।
तो परिवहन लागतों के कम होने पर भी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। तो अपन ने वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले अपन ने 7 कारक देखे। वस्तु स्वयं की कीमत देख लिया अपन ने, कीमत बढ़ने के साथ साथ वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। संबंधित वस्तु के अंदर अपन स्थानापन्न वस्तु है और पूरक वस्तु देखा कि स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है, अर्थात ऋणात्मक ढाल होता है, लेकिन पूरक वस्तु में यही ढाल धनात्मक होता है। तकनीक उत्पादन के साधनों की कीमत, यदि साधनों की कीमत बढ़ती है उत्पादन के साधनों की, तो उसकी पूर्ति कम हो जाती है। तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती है पूर्ति भी बढ़ती है। विशेष अवसर आने पर भी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है और आगतों की गुणवत्ता अच्छी होने पर भी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है और परिवहन लागतों के कम होने पर भी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है, अर्थात लागतें कम होगी तो पूर्ति बढ़ेगी और लागतों और पूर्ति में हमेशा धनात्मक ढाल होता है। यदि हम यहाँ पर लागतें ले लें, कॉस्ट ले लें और यहाँ पर पूर्ति ले लें तो जो ढाल होता है वो पूर्ति वक्र का धनात्मक आ जाता है। तो ये तो हो गया पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन पढ़ेंगे पूर्ति का नियम, जिसको कि मैंने आपको पहले भी जब पूर्ति किसे कहते हैं कहा था तब भी बता दिया था कि जब अन्य बातें स्थिर रहें और वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी। ये ही हमारा पूर्ति का नियम है, जिसको हमने पहले भी इसको ड्रॉ किया है। यहाँ पर हो गया आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहाँ पे आपने कीमत ले लिया, यहाँ पर पूर्ति मात्रा ले ली। जब कीमत कम है तो पूर्ति भी कम है, कीमत बढ़ गई तो पूर्ति बढ़ गई और कीमत और इन दोनों के बीच में धनात्मक ढाल होता है। यही हमारा पूर्ति का नियम है। अब पूर्ति के नियम की मान्यता क्या है बच्चों? इकोनॉमिक्स के जितने भी नियम है उनकी कुछ मान्यताएं तो बिल्कुल फिक्स है। पहली यहाँ पर भी इसकी हम लोग देखेंगे कि पहली लगभग 6 से 7 मान्यताएं देखेंगे। पहली मान्यता है अन्य बातें स्थिर रहें और सिर्फ वस्तु की कीमत में ही परिवर्तन हो तभी हमारा पूर्ति का नियम लागू होता है। नंबर 1 हो गया। दूसरी बात है कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन आदि सब स्थिर रहे तभी हमारा पूर्ति का नियम लागू होगा। तीसरी बात होती है टेक्नोलॉजी। ऐसा माना जाता है कि हमारा नियम तभी लागू होता है जब तकनीक स्थिर रहे। चौथा, जो कृषिगत पदार्थ हैं, कृषिगत उत्पादन है, उसमें यह माना जाता है कि मौसम, जलवायु आदि सभी स्थिर है। इसके बाद ये भी माना जाता है कि जो हमारी जो पूर्ति है वो विभाज्य है, अर्थात पूर्ति को अपन विभाजित कर सकते हैं। यदि हम पूर्ति की बात करते हैं तो हमको पूरा एक स्लॉट एक साथ नहीं लेना है, पूर्ति को बांट करके भी हम इस चीज को देख सकते हैं। तो हमारे जो पूर्ति को ये कुछ कारक है, जो कुछ मान्यता है, ये मान्यता होने पर ही हमारी पूर्ति का नियम लागू होता है। अब अगली बात है कि पूर्ति का नियम की क्रियाशीलता। पूर्ति का नियम क्यों क्रियाशील है? तो पूर्ति का नियम इसलिए क्रियाशील है क्योंकि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है बच्चों तो उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए पूर्ति को बढ़ाता है, अपने उत्पादन को बढ़ाता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब देखते हैं कि उत्पादन बढ़ने से लाभ मिल रहा है तो अन्य उत्पादक भी उस बिजनेस में लग जाते हैं, तो नए उत्पादनकर्ताओं का उस मार्केट में या बिजनेस में या बाजार में प्रवेश करने से भी वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। और तीसरी बात कि अल्पकाल में, जैसे अभी हम इस नेक्स्ट लेसन में अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, अभी मैं आपको इतना ही बता दूं, अल्पकाल मतलब शॉर्ट पीरियड, दीर्घकाल मतलब लॉन्ग पीरियड। तो अपन देखते हैं कि दीर्घकाल में हम उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए दीर्घकाल में वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। तो बच्चों ये हो गया पूर्ति के नियम की पूर्ति का नियम, पूर्ति के नियम की मान्यता और पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता। तो आज हमने देख लिया पूर्ति के को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्ति का नियम, मान्यता और पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता होने का कारण। तो बच्चों पूर्ति की अवधारणा के 2 वीडियो अपन देख चुके हैं। दोनों वीडियो को आप 1 से 2 बार रिवाइंड करके देखिए और वीडियो के बाद जो मैं फोटो अपलोड कर रही हूँ उससे आप अपने नोट्स तैयार कर दीजिए, तो आपको ये पूर्ति की अवधारणा अच्छे समझ में आ जाएगी। अब जो हमारा तीसरा इसका भाग होगा उसमें हम देखेंगे पूर्ति वक्र का शिफ्ट होना, पूर्ति वक्र में परिवर्तन, संकुचन, विस्तार आदि।